हाँ देखिए, कोऑर्डिनेट चालू कर देते हैं। हाँ सुनिए, देखो हमारे कोऑर्डिनेट में इसके साथ क्या क्या कनेक्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेट के अंदर नंबर 1, है ना। अपने पढ़ा नंबर 1, इसके अंदर टॉपिक आएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। नंबर 2 बातें नहीं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। नंबर 3 इन सबके बाद अपन पढ़ने वाले इसके अंदर लोकस। हाँ, लोकस के बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरह के, पैरेलल और रोटेशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चालू जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद हमारे पास आएगा पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन के बाद हमारे पास आएगा सर्किल। सर्किल के बाद आएगा पैराबोला। पैराबोला के बाद आएगा इलिप्स, और इलिप्स के बाद लास्ट आएगा हाइपरबोला। ये हमारी कोऑर्डिनेट होगी, है ना। ये सारे टॉपिक होंगे, ये मेजर टॉपिक लिखे। इसके अंदर हर टॉपिक के अंदर कम से कम मान के चलिए 30 से 40 सब टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक होगा हमारा, तो करीबन जो 2-2.5 महीने लगने वाले हैं लगेंगे ही लगेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं लगेंगे, इतना तो लगेगा। क्लियर, नोट कर ले। काम की बात यह है कि इसमें से 7 सवाल कनेक्ट होंगे जेई में। 7 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, कई बार में सवाल भी हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा फोर्स है हमारा। अगर हम ये टॉपिक कमांड कर लेते हैं इन टॉपिकों पे, तो 6 से 7 सवाल एकदम से निकल जाएंगे। 8 सवाल भी हो सकते हैं, कई बार तो 9-10 तक की रेंज पहुंच जाती है। मतलब आप देखिए 25 सवाल है, 10 सवाल 8 सवाल कवर होना बहुत बड़ी चीज है। और कोऑर्डिनेट खराब कर लिए तो बहुत सारी चीजें हमारी छूट जाएंगी। हमें शुरू से पकड़ बना के चलनी है सही ढंग से। इसके बाद क्या कर लेंगे, दूसरे टॉपिक। आपके कहने पर बड़ा टॉपिक उठा लिया मैंने। हटाते बच्चों, बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके बाद बाइनोमियल रह जाएगी, पीएनसी रह जाएगी अलजेब्रा की। बाइनोमियल है, पीएनसी और जो छोटे मोटे टॉपिक है वो। ये बड़ा पोर्शन है 11th क्लास का। तो सबसे पहले अपन 10th क्लास की साइड मूव करते हैं। और 10th क्लास के में सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे बच्चों? हाँ, क्या लिखते थे बताओ? अंडर रूट x2 - x1 का प्लस। हाँ, तो सबसे पहले देखिए वहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों आया, कोशिश मेरी यही आएगी कि आपको 10th क्लास की कोई चीज अगर आज नहीं आती तो एक बार समझा दूं। ये हमारा इंडेक्स और ये हमारा कोई पॉइंट a x1 y1। हाँ बेटा ध्रुव,
सेंटर पॉइंट बी x2y2, ठीक है। यहां से ड्रॉप डाल देते हैं, ये हमने ड्रॉप डाल दिया, ये हमने ड्रॉप डाल दिया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई x1, ये डिस्टेंस कितनी है x2, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई x2 माइनस x1, करेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास y1, कॉर्नर को पकड़ के चलना है सही ढंग से। ये डिस्टेंस कितनी है y2, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई y2 माइनस y1। अभी मैं बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी कराता रहूंगा आपको खूब सारे दोबारा। देखिए ये y2 माइनस y1, अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्या होते हैं दोनों एंगल इक्वल क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन तो स्लोप कौन से जाने से क्या होगा, एंगल के इक्वल होंगे। बोलो बच्चों, दोनों एंगल इक्वल क्या होंगे, एनीबॉडी? हाँ, देखो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसा एंगल है। अब उल्टा सवाल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्या होते हैं, ये तो नाम बताया तुमने, काम थोड़ी बताया। तो नाम बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, मैं पूछता क्यों होते हैं। Why the corresponding angle are equal? Why? देखो देखो सोचो, हम कह रहे हैं तो 10 पे आती है, तो 10 चालू करिए। हाँ जी, हाँ भाई बेस्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं क्यों, क्योंकि हमने ऐसा रखा था। रीजन बताओ। शाबाश, देखो ये भी समझ लीजिए, 5 मिनट बाद फिर काम आएगा, अगली बार तो मैं सीधा लिखूंगा। अगर ये लाइन है और ये लाइन है ना, इसको ये लाइन काट रही है, राइट। अब यहां से एक आपने ड्रॉप डाल दिया, तो बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम 180, ठीक है, शाबाश। ये एंगल कितना होगा 90, और इसको मैं मान लेता हूं फाई, क्या मान लिया फाई। अब जरा सोच के बताइए कि इन तीनों के सम कितना होगा 180, इसका मतलब 90 माइनस थीटा प्लस का 90 और प्लस का फाई इजिकल टू 180। तो इस 180 से 180 कट गया तो थीटा ये किसके इक्वल आ गई, ये लगाइए, को कट लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। पूछूंगा क्यों, सर जेड की शेप बनती है, कट लिया वाले को कि जेड शेप बनती है, इसलिए कारण नहीं पता है जेड शेप बनती है। तो क्या हम ऐसी चीज नहीं जान सकते थे, कैसे नहीं निकाल सकते, निकाल लेते एक बात, अपने आप समझ में आया था। जब आप ये डायग्राम बना देते हैं ना तो जिंदगी भर आप याद रखते हैं इसको, क्या भी दिख रहा है तो नहीं दिख रहा तो 2 मिनट बना के दिख जाएगा। तो दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, है ना। बाद में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट काम में लूंगा। तो मीनिंग क्लियर हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया अपन ने, तो इसके लिए इस वर्ष में क्या रिलेशन होता है बताओ। चलो ये भी छोड़ो, इसमें पहले तो फॉर्म लगा दो पहले तो, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्म निकालना जानते हैं। अब ये ए भी निकालना है, इसका नाम पी लिख देते हैं। तो जरा बताओ क्या लिखोगे, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, करेक्ट। तो जरा बताओ ए बी कितना आएगा, तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू बोलो x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, शाबाश। ए बी कितना है बोलो, अंडर रूट का
होल स्क्वायर प्लस ये क्या निकला, डिस्टेंस फॉर्मूला, नोट कर लो। समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। लिख लिया। चलिए सवाल लिखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points if A 10 B 57, A minus 32 B 46, A minus 3 minus 1 B 45, A 13 B 72। निकाले। -32 B 46 1057। बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए थोड़ा स्पीड से हाथ चलाने की आदत डालें।
Disconnect. Connection successful. लिख लिया? बोलो फर्स्ट का आंसर रूट, सेकंड का, थर्ड का अंडर रूट 85, फोर्थ का अंडर रूट 37। नेक्स्ट लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा ना? अरे पढ़ा था क्या पढ़ा था? x1 y1 x2 y2, ये हो गया हमारे पास कोई p जो हमें निकालना है, ये a और ये b और ये m1 और कितना m2। क्या लिखते हो बताओ? p का x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस डिवाइडेड बाय, चलो कितने बच्चों ने पढ़ा है हाथ ऊंचे करो। अभी बताओ कैसा है? कोई बात पढ़ा नहीं, रटा था। कहानी लेने कहीं आ जाती है। और जब मैं इसके अंदर सवाल घुमाऊंगा ना फॉर्मूले के अंदर, तुमको सवाल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसकी क्या है बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया फॉर्मूला था। कैसा है ये और क्यों ऐसे लिखा और क्या मतलब होता है इसका? बोलो क्यों लिखा, क्या मतलब था, कैसे आया? क्योंकि हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। बोलो बच्चों, हाँ जी। तो सबसे पहले तो इसको छोड़े, ये जाने कि सेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले जीरो खोदे इसकी जड़, इधर ध्यान दे। ये कोई लाइन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट इनके बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं कौन सा डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। क्या नाम होता है इसका? इंटरनल डिवीजन। जो हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो ये पॉइंट पी जो है हमेशा इन दोनों लाइन के बीच में रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर ये पॉइंट पी, ये ए, ये बी और ये पी अगर बाहर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले तो डिवीजन का मीनिंग समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब ये पी अगर इंटरनल है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई पॉइंट पी मान ले, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये ए, ये बी और ये पॉइंट पी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं अपन m1। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं क्या? m2, है ना। फॉर्मूले के साथ ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूले बना कैसे, कि अपन जानते हैं फॉर्मूले धरे जाते हैं, उसके अंदर की चीजें काम आ जाती है। इसलिए मैं आपको जीरो से पढ़ाता हूं हमेशा। कोशिश हो कि 9, 10 जो पढ़ी है वो एक बार दोबारा सुधर जाए, क्योंकि जवाब तो मिलता नहीं है ना। तो ये जो पॉइंट पी है वो ए और बी के क्या है? बीच में। और मेजरमेंट कहां से हो रहा है? पी से, जो डिवाइड कर रहे हैं वहां से। बात समझ में आई? अगर मैं एक्सरे की बात करूं तो ये डिवाइड कौन कर रहा है? ए कर रहा है
बी कर रहा है, पी कर रहा है, पी। तो मेजरमेंट पी से होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस m1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, m2। तो एक m1 m2 का मीनिंग समझ में आया कि हम जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें m1 m2 क्या चीज होती है। m1 m2 क्या चीज होती है, जिस पॉइंट ने उसको डिवाइड करा, ठीक है ना, जिस पॉइंट ने उसको डिवाइड करा वहां से डिस्टेंस नापी जाएगी और इसका जो रेशियो आएगा इसे बोलते हैं क्या, m1:m2। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले में m1 m2 का मीनिंग समझ में आया। अगर मेरे पास ये एक्सियल डिवीजन है तो डिवाइड किसने करा, p ने, तो मेजरमेंट कहां से होगा, p से। तो यहां से यहां तक का रेशियो m1 और यहां से यहां तक का रेशियो क्या, m2। अब अपन कौन से डिवीजन की बात करते हैं, पहले इंटरनल की, बाद में बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो इंटरनल डिवीजन पे चलते हैं। अब ये तो इसकी कहानी हो गई सारी, और हम पढ़ क्या रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस पूरे डायग्राम को कहां ले चले, कोऑर्डिनेट पे। जब भी कोई चीज पढ़नी हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट पे ले जाओ, क्यों निकलेगा तो वहीं से है। तो हमने इस डायग्राम को यहां प्लॉट कर दिया, यहां बना देते हैं। चलो ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट B x2 y2, ठीक है। यहां से ड्रॉप डाल देते हैं, सेम वही काम जो भी थोड़ी देर पहले करा था। ये लेंथ x1 और ये लेंथ x2, ये पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है इसके भी कोऑर्डिनेट डाल लेते हैं, x और y जो मुझे निकालने हैं। यहां से ड्रॉप डाल दिया, बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, बोलो x, सही है। अगर यहां चले तो ये लाइन कितनी है बताओ, y1, ये लाइन कितनी है y, और ये लाइन कितनी है y2। हो गया। कोऑर्डिनेट फ्रेम में जितना अपन जानते थे वो अपन ने कर दिया। यहां से बताओ ये लाइन कितनी है, x माइनस x1, करेक्ट। ये लाइन कितनी है, x2 माइनस x, x2 माइनस x, x2 माइनस x, x1 नहीं x, सही है ना। वही पुरानी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी और ये एंगल भी सारे सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों होते हैं अपन को पता है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहां से ये लाइन यहां से यहां तक की कितनी है बच्चों, m1, और ये लाइन कितनी है बताओ, यही आपने बोला है। तो बताओ ये जो मेरे पास डायग्राम था मैं उसको कोऑर्डिनेट फ्रेम पे ले गया, कहीं अलग लेके गया, सेम लेके गया, सेम डायग्राम है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं ना। बस अब इसमें बता दूंगा क्या क्या पता है। एक तुमको ये पता है ये कितना है, इसमें क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बेस हाइपोटेनियस क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बोले कितना है, x माइनस डिवाइडेड बाय m1। इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, कॉस थीटा बोलो x2 x डिवाइडेड बाय m2 x। तो क्या ये दोनों कॉस की वैल्यू सेम होगी अलग अलग होगी, अरे दोनों कॉस की वैल्यू सेम होगी अलग अलग होगी, सेम ही तो होगी, क्योंकि ये थीटा सेम है तो टी भी तो वैल्यू सेम देगा। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं या कोऑर्डिनेट, तो ट्रिग्नोमेट्री गायब कर देते, सही है ना। इनको इक्वल कर दो तो कितना आएगा बताओ, x कितना है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ, m2 x माइनस m2 x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x, करेक्ट। बोलो इसको ले आओ,
और इसको इधर ले जाओ एक्स वाले, और इसमें से क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लो, कितना है बताओ, m1 प्लस m2 इजिकल टू, और ये तो ले गए m1 x2, इसको तो ले गए तो m2 x1, बाकी आप समझदार है, किससे डिवाइड कर दूं तो x आ जाएगा, तो x कितना है बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय, तो क्या मैं अगर इसको 10th क्लास में पढ़ता तो मेरे समझ में आता या नहीं आता, आ जाता, तो पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है ना, नोट कर लो। अब दूसरा वाला कैसे आएगा, साइन से आएगा, वाई से आएगा, बस आप दूसरे वाला देखो, ये लाइन कितनी है बताओ, ये लाइन कितनी है बच्चों, y2 माइनस वाई, वाई नहीं वाई, और ये लाइन कितनी है, तो दोनों में साइन इक्वल कर देंगे, साइन थीटा कितना होगा बताओ, एक तो हो गया y2 माइनस वाई, वाई डिवाइडेड बाय बोलो m2, और एक साइन थीटा कितना होगा बोलो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, इनको ग्रेड कर दो y निकल आएगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। टेंथ क्लास में जब फॉर्म आता सोचते हैं क्या भयंकर फॉर्म हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है,
नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी नोट करें। पढ़ा दूं? बोलो। चलिए सवाल लिखिए। 2376 2:3 रेशो निकालेंगे। बोलो। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2+3। सही है ना? और ऐसे करते थे क्या? यस सर। निकालो। ये ए, ये बी और 1:3 रेशो 1624। ये ए 35, बी 76, 1:1 रेशो -34 72 3:4 रेशो निकाले। 4 सवाल। आगे क्या? बोलो बच्चों। कितना अंक रहा फर्स्ट का? बोलो। 4 कमा 21/5। नेक्स्ट बोलो। 5/4 कमा 11/2। कितने बच्चों का आ रहा है? शाबाश। नेक्स्ट ये बोलो। 9/7 कमा 22/7। नेक्स्ट बोलो। 5 11/2। ठीक है बच्चों। हाँ लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? हाँ। चलो एक सवाल और देखते हैं उसके बाद
डायरेक्शनल की साइड चलेंगे। देखो, इफ x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2, y is equal to y1 plus 1 minus lambda y2 represent the internal division that value of lambda will be option number 1 0 1 0 to 1 0 to 1 पांच ऑप्शन और डाल दे 1 to 5। x is equal to x1 plus 1 minus lambda x2, y is equal to y1 plus 1 minus lambda y2 represent a internal division then value of lambda। इस सवाल को देख क्या हवाई नहीं लग रही, क्या सवाल चल रहा है। मैं आपसे ये करूं कि जैसे मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा डिवीजन की, हमने डिवीजन पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो सवाल समझ में आया, आना चाहिए। क्या होना जरा देखो, क्या नहीं आया। और ये पेपर में आया सवाल है, और बता दो आपको, पेपर में आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन हमसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमें इस चीज को गहराई में लेके चलना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में, देखो गौर से, लैम्डा की वैल्यू निकालो। बड़ा आंसर, गलत आंसर। हाँ, सेकंड आंसर वो भी गलत। अब भाई जब 3 बज के कोई ये नहीं बोलेगा तीनों में से ये आंसर बोलेगा तो निकाले पहले। मैंने मना करा, कोई नहीं बोलेगा निकाले। फर्स्ट भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। अब तुक्के न मारे, 3 तो गलत हो गए, 2 बच रहे। बेटे बेटे तुक्के मारता तो भैंस पेट पेट, अब 2 बच गए तो 2 तुक्के मारने में क्या है, एक एक मार लेगा तुक्का, दूसरा दूसरा मार लेगा, काम करता हूं, कोई ना कोई तो निकलेगा। अपनी कोलर रुचि कर लेना। भाई मेरे को समझ में आ गया सवाल, अंदर की गहराई समझ में नहीं आएगी चाहे। अपन पहले आंसर दे चुके हैं ना, तो सटीक आंसर देना चाहिए एक बार में। हाँ बच्चों, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। देखो सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़ोगे, ये वर्ड क्या है। मैंने आपसे कहना सवाल में सब कुछ छिपा होता है, क्या ये? तो इंटर डिवीजन की कहानी स्टार्ट करो दिमाग में। इंटर डिवीजन कहता है कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय, ये इसके बारे में हम जानते हैं, इसका डायग्राम जानते हैं, इसकी सारी कहानी जानते हैं कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, बचपन से पढ़ता है, ये m1 और ये m2 है। सही ना? ये पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में आ गई इस वर्ड को नाम लेते ही। लेकिन अब इस वर्ड से इस वर्ड पे कैसे चले, तो जरा दूर से देखो यार क्या लिखा है, बोलो। एक काम और कर लो, अरे थोड़ा सा करेक्शन है इस सवाल में, या लैम्डा आएगा। अच्छा
अभी लगा दिमाग, लगा, चल अब लगा दिमाग। बल्कि अब लैम्डा डालने से और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। आप देखो अपने गलत सवाल का भी आंसर दे रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। गलत का भी आंसर दे दिया आपने, और ये पढ़ भी दे बेटा, दो भी सेकंड भी दे रहा था, अच्छा आंसर दे रहा बच्चा है, इसके आंसर भी आ रहे थे। इधर जान दो, गड़बड़ थी इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया, इसका मतलब वो आंसर जो आपने दिए सारे गलत दिए है ना। देखिए यहां से देखो ये क्या है, x इजिकल टू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 x2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू कितना x1, ऐसा लिख दिया। अब जरा देखिए इस x2 के साथ और x1 के साथ ये चार्ज क्या है, इसको क्या माना गया है, लैम्डा। मैंने नहीं माना, सवाल 1 लिखा हुआ है कि ये लैम्डा है, सही है ना भाई। मैं तो ये जानता था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा 10th क्लास में, वही मैंने आपको पढ़ा दिया, थोड़े सवाल को घुमा दिया, घुमाया क्या, इसको लिख दिया मैंने लैम्डा, कोई दिक्कत। m1 m2 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, 2:3 4:5, सही है ना। तो ये मैंने लैम्डा लिख दिया, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा x1 प्लस, अब जरा गौर फरमाओ ये क्या है, ये 1 माइनस लैम्डा बन जाएगा अपने आप। तो समझ में आया क्या, 1 माइनस लैम्डा क्यों बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा कितना है, m2 डिवाइडेड बाय, जरा एलसीएम लेके देख रहा, कौन कर जाएगा, कितना आ गया, और बना नहीं बना, तो ये क्या बन गया, अपने आप ऑटोमेटिकली 1 माइनस लैम्डा बन गया x2। और यहां से ये बात समझ में आ गई कि हैवी इंटरनल डिवीजन और है नहीं है। अपने इंटरनल डिवीजन में जो m1 m2 हुआ करते थे उनको घटा के क्या लगा दिया, एक ही लगा दिया, क्या। आप गौर से देखो ना, इसका सम कितना होता था, 1 होता था, 1 होता है ना। तो ये बात मैंने अब पकड़ी कि जो इंटरनल डिवीजन में जो डिवीजन होता है उनको देखें गौर से, तो ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर एक लैम्डा तो दूसरा 1 माइनस लैम्डा होगा, लगा दो, किसी के साथ कोई लैम्डा किसी के साथ 1 माइनस लैम्डा लगा दो, टी लगा दो दूसरा 1 माइनस टी हो जाएगा। क्लियर की बात, बोलो यस सर। तो ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको तो मैंने दे दिया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपसे पूछ भी सकता था कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा अपन बच्चे इनिशियल स्टेज पर दे दिया जाए बच्चे, ताकि थोड़ी बहुत खोपड़ी तो लगाए। अब जरा सोचो, इससे इसको ऑपरेट करो, इससे इसको ऑपरेट करते हैं, अगर मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो बताओ क्या होगा, ये क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये px पॉइंट है, सही है ना। बोलो, अगर मैं जैसे ही लैम्डा 0 डालूंगा इसमें तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, x2। तो ये जो पॉइंट था px कोऑर्डिनेट, ये किसके पास पहुंच गया, x2 के पास। और जैसे मैं इसमें लैम्डा डालूंगा बताओ 1, क्या होगा, हिंट भी लिखा होता है ऐसे, तो ये पॉइंट किसके पास पहुंच जाएगा, x1 के पास पहुंच जाएगा। तो क्या ये जो पॉइंट था ये बाहर निकला या इनके बीच में ही रहा, बीच में ही रहा, और बीच में रहा तो कौन सा डिवीजन रहा, इंटर डिवीजन रहा। बोलो यस सर। तो अब क्या होगा, फिर लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक राइज कर सकती है, 0 से 1, क्या 0 हो सकती है, नहीं, क्योंकि जैसे आप 0 डालोगे ये क्या बन जाएगा, ये फिर बीच में ही रहेगा, खुद ही वाला पॉइंट बन जाएगा। और डिवीजन है तो पॉइंट कहां होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ये बात समझ में आई बात। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से 1, ना तो 0 के इक्वल आएगी ना 1 के इक्वल आएगी। ओके सवाल खत्म, नोट कर लो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 4th। अब कोई नई बात पड़ी क्या, कोई नई बात नहीं पड़ी, बस उसी बात को घुमाना चालू कर दिया, घुमा दिया, सवाल बना दिया।
लेंथ से। कैसे क्वांटिटी पढ़ाई तो और भी बच्चे पढ़ाई थे नीचे से, ये भी बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं ताकि हमारी पुरानी चीजें सुधरे। हमारे पुराना फंडामेंटल जब ने रट रखे उसको समझने की कोशिश करें क्यों बन रहे हैं ऐसे। चलिए नोट भाई साहब समझ में आइए। अब तो बोलो बच्चों, लैम्डा की वैल्यू कहां से आता है? 0 से 1। ये वाई वाला समझो, समझ में आ गया? वाई वाला भी ऐसे होगा ना सेम, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, ठीक है। चलिए आगे देखो सवाल, देखो फाइंड द रेशियो in which line joining the point 2 3 and 7 6 7 minus 6 divides by y axis या x axis कर लो, divides by x axis। divides by x axis। चलो बच्चों, क्या मीनिंग है इसका? ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये 2 3 है और एक पॉइंट है कितना 7 6। इसको लाइन डिवाइड कर रही है, ये लाइन, और ये लाइन कौन सी एक्सेस है? एक्स एक्सेस है। ये हमको नॉलेज में दे रखा है। अब ये बताओ, जब भी हम डिवीजन निकालते थे तो हमको एक बात पढ़ाई जाती थी कि हम इसको K:1 का रेशियो ले लें। ऐसा पढ़ाई क्या? हाँ। ये M1 M2 क्यों नहीं लिया, K:1 क्यों लिया? मुद्दा तो ये आया कि जब सवाल सोल्व करते तो M1 M2 चलता और ऐसे सोल्व करते तो K:1 चलता है। ऐसा क्यों? K:1 क्यों लिया? K:1 है क्या? अरे इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेज के बच्चे बैठे हुए हैं, 95 94 90, और जवाब नहीं दे रहे। हाँ जी, अरे बोलो। हाँ, क्यों लिया बेटा? बोल भाई K:1। बोलो भाइयों, K:1 क्यों लिया? बोलो भाइयों, एनीबॉडी? देखिए, हम M1 M2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम रेशियो ले देते हैं M1:M2, राइट? ठीक है ना। अब इस M1/M, इसको मैं ऐसे लिखते हैं M1:2, तो कोई दिक्कत है क्या बताओ? अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या? M1/M2 लिख दो, M1 लिख दो, कोई दिक्कत? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो M1 M2 आएगा? नहीं आया। ऐसे लिखा 4/3:1, बताओ कितना रेशियो हो गए? 4:3। वही तो मतलब हुआ। तो मैं दो चीज की कैलकुलेशन करूं M1 M2 की, इसकी बजाय मैं एक की कैलकुलेशन कर लू ना। अगर रेशियो मेरा K ऐसा आया 4/3 तो अपने M1 M2 का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया ना? तो एक ही तो बात हुई। अरे एक ही तो बात हुई, क्लियर हो गया ना? नहीं आया? तो जब भी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, फास्ट कैसे हुई? क्योंकि आप किसी चीज को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी।
तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ऐसा किया गया, अदरवाइज आप M1 M2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के दिमाग में कीड़े घुस जाता है कि सर ये जब सवाल सोल्व करते हैं तब तो केस 2 लेते हैं, वैसे M1 M2 लेते हैं, ये चल क्या रहा है? अरे भैया कुछ भी ले सकते हो, M1 M2 ले सकते हो और केस 2 ले लो, यहां से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि जब चार्ज 1 से मल्टीप्लाई करो किसी को भी तो टेंशन नहीं है, और ये की अपने आप आ जाएगा। के की वैल्यू अगर ऐसा आई तो बताओ क्या रेशो आया? M1 M2 आया तुमने, व्हाट माय पॉइंट? तो पुरानी सारी बातें एक एक करके क्लियर करते चलिए। हमने जो जो पॉइंट हमारे दिमाग में कीड़े थे जो हम नहीं पूछ पाए थे या हमसे रह गए थे 10th क्लास में, वो क्लियर करते चलिए। अगर वो चीज क्लियर हो जाएगी तो हमारे आगे चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी, वरना ऑल थिंग्स आर क्लियर, साफ। आगे नहीं तो साफ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दो तरह के क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और एक बोर्ड क्लियर है, या कॉपी क्लियर है, जो आप चाहे, जो क्लियर आपको पसंद है वो। तो चलिए हमने यहां से रेशो निकाल दिया, पी एक्स कितना है जरा बताओ? 7k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और पी वाई कितना है बताओ? -6k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। सही भाइयों है ना? कैसे फास्ट होगी ना, टाइम वन M2 से करके लिखाऊंगा तब भी यही आएगा। अब जहां से बताइए ये लाइन कौन सी है, और एक्स एक्स के बारे में क्या जानते हैं? क्या एक्स एक्स में कहीं पे भी चले जाओ तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। मुझे बताओ किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपसे कहा ये लिखा है x-3, बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो सारे बच्चों वैल्यू होगी 3। अबे कहां से होगी 3? ये इक्वेशन है क्या? अबे गौर से तो देखो, क्या है? x की वैल्यू निकाल सकते हो? यहां पे भी लोचा तुरंत निकाल दिया सर 3। कहां से निकाल दिया 3? अगर मैं इसका आगे 5 लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा तो क्या 3 आएगा? मैंने इसका आगे कुछ लिखा तो फिर हमने वैल्यू कहां से बताई? तो कभी भी अगर किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्या अगर मैं इसको इसके 0 के इक्वल नहीं लिखता तो क्या मैं वैल्यू निकाल देता इसकी? तुमने यहां से निकाली ना, ये भी निकाल दो, फिर क्या जरूरत थी? जरूरत है क्या? जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन हो चाहे इनइक्वेशन हो चलेगा, इनइक्वलिटी हो चाहे इक्वलिटी हो, लेकिन होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल। तो हमने इसलिए कहा ये एक्स एक्स काट रही है इसको, तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 0। तो के की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2, और k:1 का रेशो तो 1/2:1। कितना आंसर आया? अपने आप आ गया ना? बात समझ में आ गई? नोट कर लो। जितना भाई साहब 0 से बढ़ाता है तो कोई नहीं बढ़ाता, हाइट उठा उठा के बढ़ाते हैं। अभी तक तो मैं यहां पहुंचा हूं, वो तो खत्म कर चुके होते, लोकस आ चुका होता अभी तक। पहले बेस बनाओ, बेस समझो, चीजों को समझो, जानो, फिर उस पर अप्रोच करो, भागने की कोशिश मत करो। अरे अरे भाइयों चलिए, तो सवाल लिखिए, फाइंड द रेशियो in which line joining the point 7, 2 and 5, 6 divides by -7, 2 divides by y-axis. Find the ratio in which
line joining the point 4, 3 and -2, -5 divides by x-axis. Find the ratio in which line joining the point 2, 3 and 4, 6 divides by 2x plus y is equal to 7. 2x plus y is equal to 7. 3 सवाल सॉल्व करें. आगे फर्स्ट का आंसर कितना आया? 7:5. के की वैल्यू 7/5. कितने बच्चों का आ गया? शाबाश. बाकी का नहीं आया कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. दूसरा बोलिए कितना? 3:5. सही है बच्चों? पट्टा एक्स एक्सिस, हाँ 3:5. अगला कितना? हाँ कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना लिखा है? 2, 3 और 4, 6. क्या रेशो माना? k:1. एक्स कोऑर्डिनेट बताओ. 4k plus 2 डिवाइड बाय k plus 1. वाई कोऑर्डिनेट बताओ. 6k plus 3 डिवाइड बाय. क्या ये लाइन होगी? क्या ये पॉइंट इस लाइन पे है? नहीं है, है? तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? करा दीजिए. तो एक्स वाई वैल्यू रख दीजिए. तो एक्स की वैल्यू डाल दो 4k plus 2 डिवाइड बाय k plus 1 plus 6k plus 3 डिवाइड बाय k plus 1 इज इक्वल टू 7. देखिए सॉल्व कर लीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिएगा. लिख लिया? अरे निकल आएगा क्या? चलिए फटाफट इसको एंडिंग करें. एक और है क्या हमारे पास? कौन सा डिवीजन? एक्सटर्नल. फटाफट देखिए. एक्सटर्नल डिवीजन ये था, ये ए बोर्ड में ध्यान दें, ये बी और ये पॉइंट पी.
दो तरीके हैं, एक बच्चा तो वो जो ट्रेडिशनल होगा, एक बच्चा वो जो थोड़ा दिमाग लगा सकता है। देखो इस पूरे डायग्राम को वापस कोऑर्डिनेट फ्रेम पे ले जाऊं, बोलो, और सेम वही ड्रॉप डालू और वही ट्राइंगल बनाऊं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन का। और एक मैं अपने दिमाग सेट कर लूं, तो मैं तो चाहता हूं कि आप खुरापाती बने, मैं तो चाहता हूं कि आपके अंदर दिमाग आए। तो ये M1 और ये कितना है, M2 है। मैं इस पिक्चर को दोबारा प्लॉट कर लेता हूं मेरे हिसाब से। आपको चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट फ्रेम पे ले जाना, आंसर आएगा। मैं इसको अपने हिसाब से प्लॉट कर रहा हूं। ये A X1 Y1, ये B X2 Y2 और ये P XY। बताओ क्या कौन सा डिवीजन है, इंटरनेशनल? इंटरडिविजन है। मैं इसको इंटरनल बना देता हूं। मैं मानता हूं B डिवाइड कर रहा है A और P को। बोलो, आपकी सोच ये कि P डिवाइड कर रहा है A और B को, मैं कह रहा हूं B डिवाइड कर रहा है A और B को। तो कौन सही है? दोनों ही सही है। आपकी सोच है इसको मैं फ्रेम पे ले जाऊं और उसको सॉल्व करूं। मैं कह रहा नहीं, बिना फ्रेम पे लेके अपन दिमाग को नहीं डाले, क्योंकि जरूर थोड़ी एक सवाल कहीं से मिल सकता है, कैसे मिल जाए, ये तो हमारी सोच, हम कैसे सवाल को ऑपरेट करते हैं।